एना जोड़ो से जोड़ो। तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमस्कार, द्रासविचे, सुस्वागतम। मैं श्वेता सिंह उमा मॉस्को रशिया से आप सभी का खैर मकदम करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस प्रबुद्ध पटल पे, जहाँ आज हमारे साथ जुड़े हैं पंडित सुरेश नीरव जी और सुरेश चौधरी जी, और हम यहाँ पे एक सार्थक संवाद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और साथ ही ये एक दोहरी खुशी का वक्त है जहाँ हम सुरेश चौधरी जी का जन्मोत्सव भी मना रहे हैं। तो मैं कुछ तकनीकी कारण से नीरव सर जुड़ नहीं पा रहे थे, तो अभी जुड़ गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप आए और इसका विधिवत इस कार्यक्रम के का शुभारंभ करें। सर, स्वागत है आपका। नीरव सर, म्यूट है, आप म्यूट है सर। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, हम आपको सुन नहीं पा रहे। सर, एक बार अनम्यूट करें आप सर। चलिए, तो जब तक सर जुड़ते हैं तब तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है सर। तो हेलो, तो चलिए तब तक हम सुरेश चौधरी जी का स्वागत करते हैं, पूरे शिद्दत से उनका इस मंच पे खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और इस प्रबुद्ध मंच पर एक लालच हमें खींच लाती है। लालच एक आप लोगों से मुलाकात के लिए, लालच ज्ञान की गंगा जो इस पटल पर हमेशा बहती रहती है, उसमें डुबकी लगाने की लालच, आध्यात्म का प्रकाश जो निर्वरंत इस पटल पर चलता रहता है, उस आध्यात्म के प्रकाश में सराबर होने की लालच। और आज तो
दुगनी लालच हमें यहाँ खींच के ले आई है। एक तो प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को सुनना हमारा हमेशा सौभाग्य रहता है, और साथ में सुरेश चौधरी जी का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। तो इस दोहरी खुशी को मनाने के लिए हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस लालच को आगे ले चलते हैं। और मैं जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ सुरेश चौधरी जी को, और मैं चाहती हूँ सर अब आए और दो शब्द हमारे दर्शकों को कहें। तब तक सर भी जुड़ जाएंगे, उनका जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। आपने मुझे, मेरा यह सौभाग्य है कि इस बृहति पटल पर मुझे जन्मोत्सव मनाने का प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव ने एक न्योता दिया, और यह उनका स्नेह है और पटल के सभी श्रोताओं का स्नेह है कि मुझे इतना प्यार देते हैं ये, कि मेरा जन्मदिन एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और मैं अभिभूत हूँ, सचमुच बहुत भावुक हूँ, और मैं हृदय से बहुत भावुक हो चुका हूँ और मेरे आंखें नम हो चुकी हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, इस पटल से जितना मुझे प्यार मिला है शायद ही कहीं मुझे मिला हो, और ये पटल मेरे लिए एक परिवार के जैसा है, एक बृहद परिवार के जैसा है। और श्वेता जी हैं, आप बहुत कुशल संचालक है, आप कितने अच्छी पापी हैं, और गुरु माता है हमारी, जो हमें एक माता के समान वात्सल्य देती है। और प्रज्ञान पुरुष तो हैं ही, हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, सब हैं। और जितने भी पटल से जुड़े हुए मित्र हैं सभी बहुत ही चाहते हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मुझे ये आज इस पटल पर आने का तो अवसर मिला। आज प्रज्ञान पुरुष से मुझे कुछ वार्ता करने को मिलेगी, कुछ सीखूंगा, यह मेरा सौभाग्य होगा। और आज मेरा जन्मदिन एक तो एक बहाना है, मगर कुछ सीखना है, कुछ बातें करनी है प्रज्ञान पुरुष के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अच्छे इस नोट पे इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। तो चलिए आज हम आपसे कुछ बातें करेंगे, यादों के पन्ने पलटेंगे, कुछ गीत गुनगुनाएंगे, हंसेंगे हंसाएंगे, मिलजुल कर आपका जन्मदिन मनाएंगे। और वो कहते हैं ना कि हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पे रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। ये तजुर्बा, ये गहराई, ये ठहराव वक्त के इम्तिहानों, कठिन परिश्रम और समय की धार के संग बढ़ते जाने के जज्बे से आता है। आप लोग दोनों साहित्य जगत के वो आधार स्तंभ है जिससे उज्जवल भविष्य का सपना देखा जा सकता है। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ, और अब मैं पूरे अदब और पूरे सम्मान के साथ बुलाना चाहती हूँ पंडित सुरेश नीरव सर को। चल रहा है। जी सर, जी सर, जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सर। सर आप, मेरे को लग रहा है आप मधु मैम के डिवाइस से जुड़िए, उसमें आवाज आ रही है, आपकी इसमें आवाज नहीं आ रही है। तो इसे बंद कर दो, इसमें जोड़ दो। हाँ तो इस वाले से आ रही है। जी आ रही है सर, आ रही है। हटा दिया। हाँ हटा दिया। जी सर आ रही है। सर आपका स्वागत है, इसमें आपकी आवाज आ रही है। जी सर आ रही है। मेरा दुरुस्त है। अब जाके पूरी हमारी टीम कंप्लीट हुई है और प्रज्ञान पुरुष के आगमन के बाद अब ऑफिशियली आज के कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो मैं चाहूंगी प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी आए और दो शब्द हमारे सुरेश चौधरी जी के लिए कहें और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर का लग रहा है फिर से कुछ ऐसा टेक्निकल इशू हो रहा है इनका। तो चलिए जब तक सर जुड़ते हैं, मैं चाहती हूँ अपने दर्शकों को आपका एक छोटा सा परिचय हमने वीडियो के थ्रू बनाने की।
हाँ। जी सर, तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती है ये हमारे बस की बात नहीं है। वो कब अपना मूड बदल दे, कब वो आ जाए, तो इस चीज़ को आगे लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जब सर जुड़ेंगे हमारे साथ, सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो फिर मैं अभी, जैसा कि हमने देखा आपका परिचय, आपका एक छोटा सा वीडियो बनाया था आपने, तो आशा है आपको पसंद आया होगा। तो इस चीज को मैं कंटिन्यू, मैंने सुना है सर कि आपने अध्यात्म पे बहुत कुछ लिखा है। आ गए जी नीरज सर, आ गए। आ गए हमारे नीरज सर आ गए। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी पूरे अदब के साथ प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को। वो आए और सुरेश जी के लिए कुछ दो वचन कहें। स्वागत है सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं सबको पहले तो क्षमा। आज प्रॉब्लम ही आ रही है उनकी, लगता है आज फील हो गया। सर का कुछ प्रॉब्लम, जी सर जी, मैं देख रही हूँ उनका कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो सर, मैं जिस बात को आगे बढ़ाती हूँ, मैं कह रही हूँ कि हमने देखा है कि आप अध्यात्म पे बहुत कुछ लिखते हैं। आपकी कितनी 50 से ज्यादा कविताएं और पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो हमने आपके लिए एक आपकी किताब के संग्रह की एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, तो चाहती हूँ अपने दर्शकों को दिखाऊं। तब तक सर जुड़ जाएंगे, उनका टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो फिर हम उनसे वार्तालाप आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश, आपके जो भी आपने अब तक कार्य किया है, जो भी रचनाएं लिखी हैं, उनका जो भी बुक संकलन है, उसको इकट्ठा करने की कोशिश की हमने। और आज हम जिस प्रबुद्ध पटल पे जुड़े हैं, उस पटल के बारे में मैं कुछ कहने की गुस्ताखी करना चाहती हूँ। ये सूरज को दीप दिखाने के जैसा होगा। जिस रथ के सारथी प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी हो, वो रथ तो यकीनन अपनी मंजिल की तरफ जाएगा ही, सफलता के नए नए आयाम जरूर छुएगा। सिर्फ आसमान, वो कहते हैं ना कि सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं होती है। सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं होती है। असली कामयाबी तो वो है कि आसमान भी छू लिया और आपके पांव भी जमीन पर है। तो इस पटल की सोच आसमान की बुलंदियों तक पहुंचती है, और साथ ही इसके पांव मजबूती से संस्कृति, सभ्यता, आदर्श, संस्कार, ज्ञान, विज्ञान, संगीत और साहित्य के अनेकों पहलुओं से लबरेज उपजाऊ मिट्टी में मजबूती से टिके रहते हैं। और यही इस पटल की खासियत है। नीरव सर, आपकी सोच, आपकी दूरदर्शिता, अच्छे और सच्चे लोगों का साथ इस पटल को इस मुकाम तक लेके आया है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो अपने पटल के लिए बनाया है, और आशा करती हूँ जितने लोग भी जुड़े होंगे उनको पसंद आएगा। और मुझे अच्छा लगता अगर सर यहाँ पे होते, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से मैं देख रही हूँ सर जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे, और आशा करती हूँ कि वो हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। तब तक आप ये एक छोटा सा वीडियो हमारे पटल पे जो मैंने बनाया है, आप उसको देखिए। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।
हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ। तो अब सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। सर भी देख रही हूँ मैं 2 डिवाइस से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम को यकीनन वो ईश्वर चाहेगा तो हम ज़रूर बिल्कुल अच्छे से करके दिखाएंगे। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे हाथ में नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप हमें दिख भी रहे हैं और हम आपकी आवाज़ भी सुन पा रहे हैं। तो पंडित सुरेश नीरव जी का मैं पूरे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप आए और अपने कुछ स्वागत वचन सर के लेके। जी नमस्कार। क्या मुझे नमस्कार सर। सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी मेरी आवाज आ बहुत रही है अच्छे उमा से। जी? जी सर बिल्कुल अच्छे से आ रही मेरी आवाज आ रही है? है। जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस पटल की ओर से आदरणीय सुरेश चौधरी जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण क्षण है कि जो हम हिंदी के कैसे अनन्य साधक, एक अप्रतिम साधक, एक अनूठे साधक, जो हर क्षण हर पल रचनात्मक ऊर्जा से लैस रहते हैं। मैंने कह सकता हूं कि ये एक अविश्रांत मनुष्यता का जय घोष है। सुरेश चौधरी जी को मैं क्या कहूं, मैं सोचता हूं कि ये तो कहना बड़ा सरल सा हो जाएगा कि आपको जन्मदिन मुबारक हो, क्योंकि अगर मैं इनको एक सौंदर्य का उपासक मानूं, जैसा कि कवि होता है, तो मैं उनसे कहूंगा कि आपने अपने जीवन के जितने बसंत जिए हैं उसके संदर्भ में मैं आपको मंगल कामनाएं देता हूं। अगर मैं इनको साधक और तेजस्वी के रूप में मानूं तो मैं कहता हूं हमारे यहाँ शरद की जो ऋतु है वो तपस्या की ऋतु है। तो हमारे यहाँ वेदों में भी कहा है जीवेम शरदा शतम। तो मैं इनके दीर्घायुष्य की मंगल कामना करता हूं। और अगर इनको परिवेश और प्रकृति से जुड़ा हुआ, पर्यावरण से जुड़ा हुआ मानूं तो हमारा तो ये जो देश है, ये एक वर्ष से दूसरे वर्ष जो वर्षा की ऋतु है, तो एक वर्षांत से दूसरे वर्षांत तक की जो अवधि है उसे वर्ष कहते हैं। और यहाँ वर्षा का बहुत महत्व है, इसलिए इस देश को भी भारतवर्ष कहते हैं। तो मैं उनके इस 70वीं वर्षगांठ पर उन्हें बधाई देता हूं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जीवे शरदा शतम। आप कई वर्षों तक आयुष्मान रहें और इसी प्रकार निरंतर साधना करते रहें। मुझे कुछ जिज्ञासाएं हैं। जब 2 रचनाकार मिलते हैं तो उसके बहाने कई सारी चर्चाएं होती हैं संस्कृति की, साहित्य की। तो आज उनके जन्मदिन के इस अवसर पर मैं ये लोभ संवरण नहीं कर पा रहा कि कुछ बातें उनसे न कर पाऊं। तो 1-2 प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा सुरेश चौधरी जी से कि वे उसका मुझे उत्तर दें। जैसा
सुरेश जी, मेरा पहला जिज्ञासा है आपसे जानने की कि आप ये, जैसे मुझे कुछ जानकारियां तो हैं कि आपकी जो माता जी थी बहुत बड़ी साहित्य साधक थी और साहित्य अनुरागी थी और सृजन भी करती थी। तो ये जो आपको संस्कार मिले साहित्य के, ये आपके डीएनए में तो आ गए, क्योंकि आपकी माँ भी लिखती थी, ऐसी मुझे जानकारियां हैं। लेकिन आपने कब से लेखन शुरू किया और कब से महसूस किया कि अब आप लेखन कर सकते हैं, और सक्रिय रूप से आप लेखन से कब से जुड़े? ये मेरा आपसे पहला प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरव जी। आपने वार्ता का प्रारंभ एक ऐसे प्रश्न से किया है जो सारी वार्ता का मैं मूल कह सकता हूँ। लेखन और पठन दो अलग चीजें हैं। पठन तो मान लीजिए बाल्यकाल से ही मैं करता रहा हूँ। जब मेरी आयु 6-7 वर्ष की होगी तब से ही मैंने पठन करना प्रारंभ कर दिया था माता जी के पास। माता जी की जब 1962 या 63 में उनकी पहली पुस्तक आई थी रस, तो उसके मैं चौथी क्लास में था, तब बैठकर उनका प्रूफ देखा करता था, उसकी रचनाएं पढ़ता था। तो वहीं से पढ़ने की आदत पड़ गई। तो उसमें एक चरकट पंजरिका का अनुवाद था, मेरी पूरी चरकट पंजरिका याद हो गई थी। तो संस्कार पड़ गया, जैसा आपने अभी बताया। मगर लेखन का कार्य कि 2006-7 के अंदर मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके पहले मैं तो पूर्ण रूपेण से आर्थिक अर्थशास्त्री था, उद्योगपति था, आर्थिक सलाहकार था। मगर 2006 के अंदर जब मैं पूर्ण रूप से बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ा, उसके बाद 4-5 साल में बम्बई में इलाज के लिए रहा। तो प्राय 4-5 साल का आधा काल हॉस्पिटल में ही बीता। जब 2010 के अंदर वो ठीक हुआ, तब मैंने सोचा कि अब मेरी पढ़ाई का जो है और जो अर्थशास्त्र है उसे छोड़कर मैं कुछ अन्य जगह में लगाऊं। तो मेरे मूल में जो साहित्य कुलबुला रहा था वो बाहर आना प्रारंभ हो गया, और मैंने यूं ही लिखना प्रारंभ किया। 8 मार्च, मुझे अच्छी तरह से वह तिथि याद है, 8 मार्च 2010 महिला दिवस का दिन था। तो मैंने यूं ही बैठे बैठे एक 2-4 लाइनें लिख दी कि जाग नारी जाग, भारत की नारी जाग, ऐसे करके एक लिखी मैंने। तो वह रचना मैंने पोस्ट की फेसबुक के ऊपर, लोगों ने पसंद की। तो उसके बाद एक मन में साहस बढ़ा। फिर उसके बाद से जो लिखना प्रारंभ किया, तो उसके बाद धीरे 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 साहित्य से जुड़ता गया। मुझे साहित्य में उस समय कुछ भी जानकारी नहीं थी। न साहित्य के अंदर तुक जानता था, न छंद जानता था, न लय जानता था। बस धीरे धीरे बस मन लगा, तो बस सीखता गया सीखता गया सीखता गया और लिखता गया। इस तरह से मेरा लेखन प्रारंभ हुआ। वाह सर, बिल्कुल आपने अभी लेखन की बात शुरू की, तो सर अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी एक सवाल इसी से मिलता जुलता पूछना चाहूंगी कि अवश्य पूछिए, अवश्य पूछिए। जी सर, तो सर आपकी उपलब्धियां तो हम सब जानते हैं, आपने साहित्य के जगत में बहुत नाम किया है और आपका ज्यादातर लेखन आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आपने धर्म और आध्यात्म में इतना कुछ लिखा है कि अगले जनरेशन के लिए ये आध्यात्मिक खुराक का काम करेगा। तो आपने वेद पे, उपनिषद पे, जैन दर्शन पे और गीता पे भी बहुत कुछ लिखा है। तो जहां तक आपने बताया कि आपने लिखना शुरू किया कुछ दिन पहले, तो आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्म की तरफ ये रुझाव आपका कब से शुरू हुआ और कैसे हुआ सर? उमा जी, मैंने जैसे बताया कि अध्यात्म जैसे वेद तो नहीं कहूंगा मैं, मगर उपनिषद और गीता, महाभारत, रामायण, यह सब मैंने मैट्रिक में आने के पहले पहले ही पढ़ ली थी सारी। वेद तो नहीं पढ़े थे, वेद कहना अतिशयोक्ति होगी, मगर वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामायण और राधेश्याम रामायण, ये सब रामायण, गीता के कई अनुवाद, और खास करके कल्याण के अंदर जो गीता प्रेस से निकलते थे वो अनुवाद, ये सब मैंने काफी पढ़ लिए थे। और उपनिषद का अनुवाद काफी पढ़ा था। तो इस प्रकार बाल्यकाल में, यानी मैं मैट्रिक पढ़ लिया था, तो काफी उसमें रुचि होने लग गई थी। तो मैं उसके बाद अध्ययन करते रहता था, चाहे मैं लेखन से नहीं जुड़ा था, मैं अपनी इंडस्ट्री में लगा हुआ था, तो भी जब समय मिलता तो मैं पढ़ते रहता था। तो रुचि तो थी। और लिखने का कार्य जब इधर में आकर जब मैं पूर्ण रूप में साहित्य में लगा, तो एक मेरे को मन में आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो आध्यात्मिक और जो भारतीय संस्कृति के जो ग्रंथ हैं,
वो हम जो पढ़ते हैं वो अनछुए हैं। अनछुए मेरे कहने का मतलब है कि एक जो सिलसिलेवार जो लिखा गया है और जो बोला गया है वही पढ़ते हैं, उसका दूसरा रूप न लोग सोचना चाहते हैं न लोग पढ़ना चाहते हैं। तो उसका भी जो व्यवहारिक रूप है कि भाई आज मान लीजिए ज्ञान पुरुष बैठे हैं, मैं उनके सामने तो क्या कहूंगा, मैं तो उनके ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं हो। तो जैसे एक अभी हम लोगों ने एक बार चर्चा करी थी कि जैसे ऋषि शब्द है, ऋषि शब्द बोलने से या पंडित बोलिए या साधु बोलिए या सन्यासी बोलिए या संत बोलिए, हम लोगों के सबके मन में एक ही होता है कि एक भगवाधारी व्यक्ति, जबकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से सबके सब अलग अलग शब्द है। ऋषि जो रिसर्च करते थे, जो शोध करते थे, जो हमारे आज के जो साइंटिस्ट हैं, वैसे उस जमाने के जो साइंटिस्ट थे उसको ऋषि कहते थे। तो उनके जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, उनके जो बोले हुए हैं, तो वो किस संदर्भ में कैसे बोले हैं, क्यों बोले, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, ये मैं सोच के उसको सामने लाने का प्रयत्न करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार से बस लेखन होता गया, लिखता गया। बहुत अच्छा सर। चलिए एक प्रश्न मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ चलते चलते। जो बहुत अच्छी बात आपने कही, ऋषियों तक पहुंचे हैं। मैंने आपके सुरेश जी इस बीच में कुछ साहित्य को पढ़ने का मुझे मौका मिला। मैंने आपकी भ्रम और भ्रांतियां या तिमिर ढलेगा या एक नया काव्य संग्रह जो माँ है, इसको पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद मेरे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आया, और शायद मेरे ही नहीं, जो आपका पाठक होगा उसके मन में ये प्रश्न आया होगा। और वो प्रश्न ये है कि आपकी जो भाषा है वो भाषा बड़ी प्रांजल है, और प्रांजल वैसे अपने आप में बड़ा गुण है, ये तो सद्गुण है। लेकिन आज जब एक भाषाई सौंदर्य बोध के अभाव से नई पीढ़ी गुजर रही है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी ये प्रांजल भाषा आपके विस्तार में कहीं अवरोध उत्पन्न करती है? अगर आप सरल भाषा लिखते तो शायद आपकी व्याप्ति और अधिक होती। और क्या ये स्वाभाविक है या आप सप्रयास कुछ सोचकर कि मैं भाषा की शुद्धता है तो इसलिए मैं प्रांजल भाषा लिखूंगा? ये कुछ एक दो प्रश्न मेरे दिमाग में आ जाते हैं, तो मैं इसका जवाब चाहूंगा कि ये भाषा प्रांजल स्वाभाविक है या सप्रयास है? नीरज जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मैं इसके बारे में एक ही बात कह सकता हूँ कि प्रांजल भाषा होना कोई अपराध नहीं है। प्रांजल भाषा अपराध तब है जब आप किसी के लेखन के क्रम में आप स्वतः नहीं लिखते हैं और वह भाषा आपके लेखन के क्रम में स्वतः नहीं आती हो, वो स्वतः स्फुरित नहीं होती हो, उसे आप जबरदस्ती ठूसते हैं, तब वो अपराध है। और वह ठूसा हुआ शब्द आपको तब पता चल जाता है, जब आप किसी भी लेखक की लेखनी पढ़ते हैं, आपको तुरंत पता चल जाता है कि यह लेखन के क्रम में यह शब्द या वाक्य या जो भी प्रांजल शब्द है वह स्वतः आया है या उसे लेखक ने जबरदस्ती ठूसा है। जो जबरदस्ती ठूसा हुआ शब्द है वो एक अपराध है। वो ठूसा हुआ शब्द वह बताता है कि लेखक अपनी मानसिकता के अंदर नकारात्मक सोच से जूझ रहा है। वह जो लिखता है वो अपनी बड़प्पन और अपनी महत्ता दर्शाने के लिए लिखता है। जो स्वतः लिखते हैं उसका स्वागत करना चाहिए। और प्रांजल भाषा, आज आप सोचिए 7वीं शताब्दी तक तो संस्कृत ही हमारी भाषा थी, कोई भी देशज भाषा नहीं थी। सारे जन साधारण संस्कृत में ही वार्तालाप करते। 7वीं शताब्दी के बाद संस्कृत लुप्त हुई। क्यों लुप्त हुई? आज क्या हम चाहते हैं कि वापस हम मेरा प्रश्न इसमें ये है सुरेश जी। जी सर, बोलिए। कहिए सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ नीरव जी, बोलिए आप। नीरव सर, आपको आवाज आ रही है? मैं इसमें जो आपसे पूछना, हाँ मुझे आवाज अपनी तो आवाज आ ही रही है। मैं सुरेश जी से ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि प्रांजल भाषा होना कोई दुर्गुण नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो मैंने ही पहले कहा कि तो सौंदर्य है भाषा का। लेकिन सवाल यह है कि समाज भाषा का सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर हम कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो अप्रचलन से बाहर हैं और उसे बार बार शब्दकोश देखना पड़े, तो मैं समझता हूं कि वो एक रचनाकार की व्याप्ति को सीमित करता है।
अगर हम समय सापेक्ष संवेदनाओं के साथ जो शब्द हैं उनका प्रयोग करेंगे तो हमारा पाठक वर्ग बड़ा होगा। और जहां तक भाषा की प्रांजलता का या उसका है तो जब कभी आप संस्कृत से पहले भी अनेक भाषाएं बोली जाती रही हैं, शारदा भी बोली गई है, प्राकृत भी बोली गई है, पाली भी बोली गई है। तो जब भाषाओं का जो प्रलुप्ति हुई है वो सिर्फ इसीलिए हुई है कि वे समाज के साथ एक सम्यक समन्वय नहीं बना पाई। उन्होंने प्रांजलता को ज्यादा महत्व दिया और लोकप्रियता को कम दिया। मेरे हिसाब से शायद शब्दों का या हमारे सृजन का, हमारी रचना धर्मिता में समय सापेक्ष शब्दों का या भाषा का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि पाठक वर्ग जो है वो प्रबुद्ध ही नहीं होता, उस पाठक वर्ग जन सामान्य भी होता है और हमें उसे ही प्रशिक्षित करना है। साहित्यकार का ये सबसे बड़ा काम है। जो ऑलरेडी साहित्यकार है उसने वो तो पढ़ेगा तो समीक्षात्मक दृष्टि से पढ़ेगा, लेकिन जो आपका पाठक है वो आपको एक रचनाकार है, एक श्रद्धा पक्ष के साथ पढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी संप्रेषणीयता सीमित होती है भाषा की प्रांजलता के कारण, तो मैं समझता हूँ कि ये अनायास अनजाने एक बहुत बड़ा नुकसान होता है रचनाकार का। ऐसा मेरा मानना था। इस पर मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या मैं इसके बारे में आपसे मेरी अपनी राय बता रहा हूँ कि जो मैं लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ और मेरी अपनी क्या राय और मेरे क्या सोच है, मैं इसको आपके साथ में बताना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से लेखन के अंदर 3 या 4 आप क्रम आप जोड़िए। एक तो शुद्ध साहित्यिक काव्य का लेखन, एक जन सामान्य के लिए काव्य का लेखन, एक आलेखों का लेखन, एक प्रवचनों का कहना, एक सामान्य बोलचाल की भाषा। सबकी जो भाषा होती है अलग अलग होती है, सबको हम एक ही भाषा से नहीं बोल सकते हैं। हम आप बात कर रहे हैं तो उसके अंदर शुद्ध साहित्यिक भाषा में बात करेंगे तो वह एक अप्रिय सी लगने लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। और एक वही जब शुद्ध साहित्य हम रचना लिखते हैं, काव्य लिखते हैं, और उसके अंदर जब हम सामान्य बोलचाल की भाषा लिखते हैं तो वो सौंदर्य खत्म हो जाता है। तो वह सौंदर्य भी रहना चाहिए। तो एक समन्वय होता है साहित्य के अंदर, ये समन्वय बना के ही हमें चलना पड़ता है। तो मैं प्रयत्न करता हूँ जो शुद्ध साहित्यिक, जो छंदबद्ध अलंकारिक साहित्य लिखता हूँ, उसके अंदर जो स्वतः शब्द आते हैं, साहित्यिक शब्द आते हैं, उसको जीवित रखो। छायावाद के अंदर आप देखिए शुद्ध साहित्यिक शब्द आज भी जीवित है और वो अमर है। ऐसी बात नहीं है कि छायावाद का कभी कहीं भी ये सामयिकता के साथ या समय के साथ प्रभाव कम हुआ हो। और वहीं अगर आप मेरे छंद मुक्त रचनाएं और उसको पढ़िए आप, तो उसके अंदर उतने कठिन और उतने प्रांजल शब्द नहीं मिलेंगे आपको। वो जन सामान्य में बोले जाने वाले शब्द भी मिलेंगे। मेरे आलेख जो पढ़ेंगे आप, मेरे आलेखों में कहीं भी मैं कोई संस्कृत निष्ठ या प्रांजल शब्दों का प्रयोग करने से बचता हूँ मैं। मगर एक बात है, मैं जहां तक प्रयत्न होता है जन सामान्य में बोले जाने वाले शब्द ही प्रयोग करता हूँ आलेखों में, आम कहानियों में, चीजों में। अगर सिर्फ शुद्ध साहित्यिक काव्य होता है उसके अंदर मैं जरूर प्रयत्न करता हूँ कि छायावाद का प्रभाव मेरे ऊपर शुरू से है, तो उसके अंदर अच्छे शब्द, अलंकारिक शब्द रहूं, जिससे कम से कम भविष्य में हमारा साहित्य तो जीवित रहे। अगर सब ही प्रांजल भाषा और साहित्यिक भाषा लिखना छोड़ देंगे तो हमारा साहित्य जाएगा कहाँ, कैसे जीवित रहेगा साहित्य? सही बात कहा सर आपने। मैं आपकी बात में से एक बात ये कहना भी चाहूंगा कि साहित्य तो समाज का दर्पण होता है सर। साहित्य समाज का दर्पण है और समाज सापेक्ष अगर भाषा नहीं है तो आज तुलसीदास आज क्यों लोकप्रिय हैं, कबीर लोकप्रिय क्यों हैं और केशव नहीं है, क्योंकि केशव ने भाषा की शुद्धता को लिया, वो तुलसीदास नहीं बन पाए। तो मेरा मानना ये है कि समाज के साथ भाषा होनी चाहिए। समाज के साथ भाषा होनी चाहिए, और समाज के साथ आज हम अपनी एक जो पारंपरिक संस्कृति है, एक सांस्कृतिक भाषा है, उसको तो हम नहीं लुप्त नहीं होने दे सकते ना। तो उस दोनों को ही रखना पड़ेगा हमें, उस भाषा को भी रखना पड़ेगा, इस भाषा को भी रखना पड़ेगा। इसलिए दोनों भाषा को ही साथ में रखना पड़ेगा। अगर हम उस संस्कृति को और उस भाषा को छोड़कर सिर्फ इस पर आ जाएंगे तब उसे कौन बचाएगा? तब तो फिर हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जी सर, आप लोगों की बातें मैं सुन रही हूँ। मैं तो बहुत छोटी हूँ इतने ज्ञान की बात में दखल देने के लिए, बट मैं एक चीज
बोलना चाहती हूँ कि भाषा तो सही में मरहम का काम करती है, दिलों को जोड़ने का काम करती है। तो जितनी भाषा का ज्ञान हो इंसान के लिए वो उतनी अच्छी है, उसको दायरों में बांधना सही नहीं होता है। वो संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कोई भी रशियन हो, कोई भी भाषा हो, भाषा का ज्ञान आपके सोचने के दायरे को बढ़ाता है। इतना एक मैं जहाँ तक इस चीज़ को मानती हूँ। और इसी बात को लेते हुए मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि सुरेश चौधरी सर ने एक शिव तांडव स्तोत्रम जो बहुत ही प्रसिद्ध हमारा शिव जी का मंत्र है, उसको हिंदी में अनुवाद किया था। और एक्चुअली हमने आज इनवाइट भी किया था, एक बहुत बड़े सिंगर हैं सुरजीत जी को, लेकिन कुछ कारणों से शायद वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। तो अच्छा है कि मैंने उनका एक वीडियो रख लिया था साथ में। तो मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों को दिखाऊं कि उन्होंने संस्कृत के उस श्लोक को कैसे हिंदी में अनुवाद किया, और उसी सुर पे उन्होंने सुरजीत जी ने गा के इसको बहुत ही कमाल का काम किया है। तो मैं आपके सामने वो वीडियो चलाना चाहती हूँ। अवश्य। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिता भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमनिनादवड्डमर्वय चकार चंद तांडवं तमोतु नः शिव शिव शिवम् शिवम् जटा अरण्य मध्य बांध गंग के प्रवाह को गले लगा काल शेष सर्पदाह को निनाद डम डम हो रहा प्रचंड वाद्य से शिवा करे अनंग नृत्य तांडवा प्रमाद से शिवम जटा कटा महा अटा प्रचंड वेग गंग में तरंग मान साज के प्रचंड ज्वाल चंद्र में विभूति संग पालयाग्निमात प्रात धारते किशोर चंद्र धारले शिवे तुझे नमोस्तुते शिवम शिवम हिमाद्रि प्राण करे विलास संग शंभु अहो हरे विपत्ति भक्ति की करे विभुक्त त्रास वो धरे सुवस्त्र दिशा दिशा करे कृपा खास वो शिवे शिवे करे आराधने स्वचित भासुखो शिवम शिवम जटालता लपेट नाग मणिक प्रदीप्त सा दिशा कुसुम कांति भाति उपदि बाल सोहता मदांग सिंधु सोहता मतंग वस्त्र खोजता विभक्त ये नरेंद्र प्राप्त चित्त नंद है सदा शिवम शिवम प्रचंड भाल अग्नि से अनंग भस्म हो रहे त्रयंबकेश तो सुरेंद्र दर्प चूर्ण यूं करे सुधा प्रभास चंद कांति गंग भूषिते शिवे तदामिनाथ संपदा कपाल धारि तू हरे शिवम शिवम सहस्र अक्ष दक्ष देव देव बाल सोहते पराग पुष्प पुष्प दिव्य गंध सुविराजते भुजंग पाद पृष्ठ केस गुच्छ हार माल पे चिरायु संप्रदा प्रदान मोह चंद्रशेखरे शिवम शिवम धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। मैं एक मिनट कुछ बोलना चाहता हूँ इसके बारे में। ये शिव तांडव स्तोत्र जो मूल स्तोत्र है वो रावण द्वारा रचित है। ये अनंग शेखर छंद में लिखा गया है और अनंग शेखर छंद की जो लयबद्धता है कि 2-1 2-1 2-1 2-1 करके शब्दों का गठन होता है, इतना प्रिय है कि इसके अंदर अपने आप उत्तेजना आती है। जैसे जयशंकर प्रसाद का हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये भी उसी छंद में लिखा हुआ है। तो मैंने इसका अनुवाद जो किया, ये अनुवाद भी उसी अनंग शेखर छंद में ही किया है, कि जो बहुत ही दुरूह कार्य था मेरे लिए इस अनुवाद को उसी छंद में करना। तो इसके अंदर काफी मुझे मेहनत करनी पड़ी और आप लोगों की दया से और आप लोगों की स्नेह से इस कार्य में मैं सफल रहा। धन्यवाद। बहुत ही शानदार कर, बहुत शानदार कर। तो अब मैं चाहूंगी कि सुरेश नीरव सर आज हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े हैं उनके बारे में कुछ बताएं, कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सोच रहा था कि मैं
इतनी गंभीर चर्चा चल रही थी इनका बीच में नहीं, जो जितने लोग भी जुड़ आपने रहे हैं, इतना वातावरण दे दिया तो कीमती समय निकाल के हाँ, आए हैं, काफी उनको लोग जुड़ एक्नॉलेज रहे हैं, करना काफी बनता लोग है। जुड़ गए हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि काफी लोग जुड़ चुके हैं। बहुत लंबे मुझे नाम दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनमें कनाडा से अनुपम मिठास जी जुड़ी हुई हैं, अमेरिका से अन्नदा पाटनी जी जुड़ी हुई हैं, और अफ्रीका से सारिका फलोर जी जुड़ी हुई हैं, लंदन से हमारे आशीष मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, उमंग सरीन जी जुड़ी हुई हैं, उदय त्रिपाठी जी जुड़े हैं, दरियाब सिंह राजपूत ब्रजखंड जी जुड़े हुए हैं, ऋचा सिन्हा जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर कल्पना पांडे जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी शायरा सपना एहसास हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ नागदा से जुड़े हुए हैं, संजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं, सुधा आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उत्तराखंड से लोक गायक और सुप्रसिद्ध अभिनेता विमल बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हैदराबाद से ज्योति नारायण जी जुड़ी हुई हैं, बेंगलुरु से दर्शन बेजार जी बहुत अच्छे कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारिका फलोर हमारे साथ अफ्रीका से जुड़ी हुई हैं, आशुतोष कुमार जी लंदन से जुड़े हुए हैं, प्रमिला शरद व्यास उदयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और शशि शुक्ला जी बहुत अच्छी गीतकार कवित्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बेंगलुरु से ही श्री ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हैं, हरियाणा से सतपाल सनेही जी हमारे साथ हैं, लक्ष्मी लाल जी हमारे साथ हैं, आर के शर्मा जी हमारे साथ हैं, विज्ञान कवि यशपाल जी हमारे साथ हैं, और इत्र की नगरी कन्नौज से ओम प्रकाश अज्ञात जी हमारे साथ हैं, श्री केपी चौहान साहब हमारे साथ हैं, ब्रजेंद्र मिश्र जी हमारे साथ हैं, ब्रह्मदेव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, दिनेश दवे जी नागदा से जुड़े हैं, प्रवीण सक्सेना जी गजलकार हमारे साथ जुड़े हैं, राजपाल यादव जी बहुत हैंडसम पोएट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहिनी पांडे जी जुड़ी हैं, सुनीता माहेश्वरी जी हमारे साथ नासिक महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं, दीप्ति मिश्रा वापी गुजरात से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कोलकाता से रचना शरण जी हमारे साथ जुड़ी हैं, इधर माहिर निजामी साहब हमारे साथ झांसी से जुड़े हैं बुंदेलखंड से, उर्मिला पुरोहित सिखवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैनपुरी से धर्मेंद्र धर्म जी जुड़े हैं, अंबर खरबंदा साहब गजल के बहुत मकबूल नाम और शख्सियत हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हुई हैं, नवगीत के हस्ताक्षर श्याम तिवारी जी खंडवा से हमारे साथ हैं, पटना से ऋषि सिन्हा जी हमारे साथ हैं, और क्षमा हरि शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मधुलिका सिंह ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रज्ञा शर्मा हमारे साथ असम गुवाहाटी से जुड़ी हुई हैं, लुधियाना से बीना बिज्जी जुड़ी हुई हैं, मौसमी प्रसाद जुड़ी हुई हैं, ममता किरण जी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे और भी नाम है, मैं धीरे धीरे लेता रहूंगा। इन सबों की ओर से सुरेश चौधरी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, और जब चूंकि मैं जुड़ ही गया हूं तो एक प्रश्न मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। भाषा की शुद्धता पर आपसे बात हुई, सांस्कृतिक मूल्यों की बात हुई, तो केवल एक बात मुझे ये बताइए कि आज के समकालीन जो दौर है साहित्य का, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? अगर उसे भाषा की दृष्टि से देखें, तथ्य की दृष्टि से देखें, कथ्य की दृष्टि से देखें, तो आप उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे कि जो समकालीन साहित्य है उसे आप क्या महसूस करते हैं, क्या खड़ा करते हैं? समकालीन साहित्य अच्छा लिखा जा रहा है, बहुत उसमें सार आज ये मैंने जो महसूस किया, जो मुझे लगा, अनुभूत किया कि समकालीन साहित्य के अंदर भाव प्रधान हो गया है, और भाव प्रधान के अंदर घटना प्रधान और भाव प्रधान को ही समकालीन साहित्य को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और जो पहले हम लोग सनातन साहित्य जिसे कहते थे, उसके अंदर प्रकृति, सौंदर्य, रूप, अलंकार, ये सब का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब घटना प्रधान साहित्य ज्यादा आ रहा है, और घटना प्रधान जब साहित्य आता है तो और पिछले 3 दशक से इस घटना प्रधान के अंदर भी क्या हुआ है कि नकारात्मक घटना को ज्यादा उजागर किया जा रहा है।
तो वो अपने को एक नकारात्मक और सकारात्मक दोनों का ही होना चाहिए, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। तो नकारात्मक जो घटनाएं हो रही है समाज के अंदर वो आती ही रहेंगी और आनी भी चाहिए। अगर साहित्यकार उसे उजागर नहीं करेगा तो कौन करेगा? मगर उसके साहित्य खाली अपने मन में अवसादित भावनाओं का ही उजागर हो और वो करे, वो भी गलत है। तो दोनों प्रकार का साहित्य होना चाहिए, जिसकी एक कमी महसूस हो रही है अभी। हाँ, एक तालमेल और समन्वय होना चाहिए। जी सर, अगर आज्ञा हो तो मैं भी एक सवाल और पूछ सकती हूँ? अवश्य अवश्य। ये भाषा की शुद्धता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक तरफ तो आप प्रांजल भाषा के समर्थक हैं, दूसरी तरफ आज जो समकालीन साहित्य लिखा जा रहा है उसमें भाषा के साथ कुछ नए नए आयाम जोड़े जाते हैं, जो प्रचलित शब्द हैं जो आज हमारी टेक्निक्स ने दिए, चाहे वो कंप्यूटर हो, के बारे में कमांडर हो, मोबाइल हो। अब इन शब्दों को तो अंग्रेजी के हमको वैसे ही रिसीव करना पड़ेगा। तो भाषा की शुद्धता क्या भाषा की शुद्धता में मैं आपकी जो बात है उससे पूरी तरह सहमत हूँ। भाषा की शुद्धता में नए शब्दों का समावेश गलत नहीं है। मैं अगर लोहपतगामिनी कहूँ रेलगाड़ी की जगह तो अच्छा साहित्य नहीं कहलाएगा। जो रेलगाड़ी शब्द है, जो जन तक है, रेलगाड़ी शब्द को ही हमें अपनाना पड़ेगा, मोबाइल शब्द को ही अपनाना पड़ेगा। उसको तलभाष, दूरभाष या जो भी भाष कहे वो नहीं सही होगा, तो ये गलत होगा। तो जो शब्द हम एडॉप्ट कर चुके हैं, एडॉप्ट मैं जानकर कह रहा हूँ, एडॉप्ट जो शब्द हम एडॉप्ट कर चुके हैं उस शब्द को हम जब तक अपना हिंदी का शब्दकोश नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारी हिंदी आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारे हिंदी के शब्दकोश को बढ़ाना पड़ेगा सबसे पहले। मैं भाषा की शुद्धता शब्दों के समावेश को नहीं मानता, मैं भाषा की शुद्धता शब्दों के साथ व्याकरण के विकृत प्रभाव को मानता हूँ कि अगर व्याकरण विकृत हो रहा है वो अशुद्धता जो है वो सहनीय नहीं होती है। जो हमारे साहित्य के अंदर व्याकरण के साथ शब्दों का तालमेल और नहीं रहकर अशुद्धता आ रही है, भावों की अशुद्धता आ रही है, वह गलत चीज है। शब्दों का समावेश तो जो हमारे हैं वो आने चाहिए, हमारे शब्द कुछ बढ़ना ही चाहिए। इसके लिए मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ, इसको तो आना ही चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा हमारी हिंदी समृद्ध हो ही नहीं सकती है। जी सर, अब मैं ABS4 चलिए आपकी इस बात से पटल के बारे में मैं कुछ पूछना चाहूंगी कि वो कहते हैं ना कि उमा जी, नीरव जी कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी 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 सर प्लीज कंटिन्यू। नीरव सर प्लीज आप पूछिए। मैं मतलब ये बड़ी अच्छी चर्चा हो गई, एक सार्थक संवाद। ये उमा जी, मैं 1 मिनट बस कह रहा हूँ। जी सर प्लीज। भाषा की शुद्धता की बात हो गई और आपने जो नए शब्दों के अनुकूलन की, एडॉप्शन की बात की, तो एडॉप्शन टू टाइम, समयानुकूल हम किसी चीज को। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात चल रही है। मैं सुरेश जी से मैं पूछ रहा था कि भाषा की शुद्धता अपनी जगह है, नए शब्दों का एडॉप्शन टू टाइम वो अपनी जगह है, दोनों बातें सही हैं। अब मैं कथ्य पर बात करता हूं कि तथाकथित बोल्ड लेखन हुआ या कुछ ऐसा ऑफबीट लेखन हुआ और उन्होंने माना कि साहब ये धर्म कर्म की बातें तो धर्म में है, साहित्य कुछ अलग होना चाहिए। तो ये एक प्रकार का एक चौतरफा पतन हमने समाज में देखा। तो क्या आप उसके लिए साहित्य को जिम्मेदार मानते हैं, इन साहित्यकारों को जिम्मेदार मानते हैं या मनुष्य की प्रवृत्ति को मानते हैं? बहुत दुरूह प्रश्न आपने कर लिया मुझसे। मैं इसका उत्तर इधर देता हूँ तो भी फंसता हूँ, उधर देता हूँ तो भी फंसता हूँ। देखिए, जिम्मेदार तो हम आप सब हैं इसके अंदर, साहित्यकार भी है और धर्म के जो ठेकेदार हैं वो भी हैं। धर्म के अंदर जो हुआ है पिछले 1000 वर्षों से, मैं कहूँगा या उससे भी ज्यादा समय से, कि एक लकीर खींची गई है, उस लकीर के अंदर हमारे को बांध दिया गया है, साहित्य को उसी के अंदर बांध दिया गया है। साहित्य और धर्म को एक रेखा के अंदर नाप तोल कर बांध कर दिया गया है, तो साहित्य उसे बाहर नहीं आ पाया है। इधर में आकर जब समकालीन साहित्य चालू हुआ तो उन्होंने उस लकीर को तोड़कर बाहर आने का प्रयत्न किया है, एक अच्छी बात है। मगर उसके साथ साथ बहुत कम प्रयोग हुए हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि धर्म और संस्कृति के अंदर जो साहित्य है
उसका सही विवेचन करके उसको सही सामने लाया जाए। यह ऐसा आपसे भी मेरे पहले भी चर्चा हुई थी और आगे भी मैं मेरी भ्रम और भ्रांति पुस्तक के अंदर मैंने उसी चीज का उल्लेख किया है कि जो भ्रम हमारी साहित्य धर्म के साथ बंधे हुए हैं और साहित्य ने उसे रोक रखा है, उसको तोड़कर बाहर लाने का मैंने प्रयत्न किया है। देखिए ये भ्रम है, जबकि असलियत ये है। उसको हम लोगों को लाना पड़ेगा और तभी जब जाकर ये आएगी, तभी ये चीजें हमारे पुराना जो आप बता रहे हैं वो चीज सामने आएगी और उसका सही रूप आएगा। तब हम ये कहेंगे कि भाई जो शुद्ध साहित्य या पुराना साहित्य जो है, साहित्य क्या है और धर्म क्या है, दोनों अलग है कि एक है, पता चलेगा। दोनों मेरे हिसाब से एक दूसरे के रूपक है, एक दूसरे के ये है समानार्थी है, कोई भी अलग नहीं है। जी सर। बहुत अच्छी बात है। मैं अभी उमा जी कुछ पूछना चाह रही थी, मैं बीच में आ गया। हमारी ये तो वॉइस ऑफ मास्को है और इनकी आवाज सुननी चाहिए। आपने कुछ पूछना चाहा था, आप पूछें, इसके बाद मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। जी उमा जी आप मैं तो आप लोग के साथ मंच शेयर कर रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी सर, मैं ABS 4 के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी कि वो कहते हैं ना कि जिद जरूरी है सफलता के लिए, जिद जरूरी है सफलता के लिए, हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। तो इसी जिद, इसी विश्वास के साथ इस पटल, प्रबुद्ध पटल अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति का मुकाम बढ़ता जा रहा है। और जहां तक प्रज्ञान पुरुष के चुंबकीय व्यक्तित्व और सोच की पवित्रता की बात है, वो इतना पवित्र है कि जितने भी सच्ची आत्माएं हैं वो खुद ही खिंची विचली आती है इस वैश्विक पटल पर। तो आप भी सर, सुरेश चौधरी सर, आप भी नीरव सर से वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो आपकी नजर में इस पटल की सफलता का कारण क्या है और आप किस नजरिए से इस पटल को आंकते हैं, इसकी गतिविधियों को, इसके कार्यकलापों के बारे में आपका क्या विचार है सर? देखिए, आज मेरे हिसाब से मैं अगर कहूँ, ये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेरी नजर में जितने भी साहित्यिक पटल हैं या सांस्कृतिक पटल हैं, उसमें यह पटल जो है, हमारा पटल सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ कहने का मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, उसके कई कारण हैं। कारणों में एक है, इस पटल के अंदर कोई भी हम लोग भेदभाव नहीं रखते हैं कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ तो आप ये नहीं बोल सकते हो, अपनी मन की बात नहीं रख सकते हो, आप खुले रूप से अपने मन की बात रख सकते हैं। दूसरे, हम खुले मन से चर्चा करते हैं, खुले मन से चर्चा करते हैं, बिना दुराभाव के, बिना इसके। और इस पटल के अंदर तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रज्ञान पुरुष का हमें मार्गदर्शन है और इनका भी मस्तिष्क बंधा हुआ नहीं है, ये भी खुलेपन से चलते हैं। ये नहीं है कि एक विशेष विचारधारा से बंधे हुए हैं और उस विचारधारा को ही फॉलो करते हैं, उसी विचारधारा के अंदर कि भाई मैं ये विचारधारा का नहीं है तो मैं उसको नहीं, इस पटल पे नहीं आने दूंगा। ऐसी बात नहीं है। जब संचालक, जो मुखिया, परिवार का मुखिया होता है, अगर उसका मस्तिष्क खुला हो, वो अच्छी विचारधारा रखता हो, अच्छे मन से सोचता हो, तो वो उसके परिवार के सदस्य भी उसी हिसाब से सोचने लगते हैं, हम भी उसी हिसाब से सोचने लगते हैं। तो क्या है, ये पटल निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ये बहुआयामी है। इसमें हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, क्लासिकल म्यूजिक का कार्यक्रम भी होता है, कभी फिल्मी म्यूजिक का भी कार्यक्रम होता है, साहित्य का तो होता ही है, खाली हिंदी साहित्य का नहीं, अच्छे शायर आते हैं, गजल का कार्यक्रम होता है, उर्दू के विख्यात शायर आते हैं, प्रख्यात शायर आते हैं इस पटल के ऊपर और अपनी बात कहकर जाते हैं। अब अगर हम लोगों ने किसी का भी विरोध नहीं किया, कभी किसी का भी आलोचना नहीं की, तो यह जो खासियत है ये अन्य पटल में देखने को नहीं मिलती है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि भाई हमारा ये पटल जो है सर्वश्रेष्ठ पटल। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपसे 100% एकदम एग्री करती हूँ। इस पटल की यही खासियत है और प्रज्ञान पुरुष सर की यही तो चुंबकीय व्यक्तित्व है कि हम सब खींचे चले आते हैं, वो लालच हमें खींच के ले आता है। इनके सानिध्य में बैठना और इनको सुनना अपने आप में सौभाग्य की बात है, बस कि अपने आप को निखार सके, इससे जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानते हैं उसमें जो भी सुधार ला सके, तो ये इस पटल की सबसे बड़ी खासियत है। तो अगर आ गया हो तो सर कुछ बातें तो हो गई, सर इतना अच्छा भजन लिखते हैं, तो मुझे याद है सुरेश चौधरी सर ने मुझे एक सूफी भजन भेजा था, क्योंकि मैं ज्यादातर इस टाइप के गाने गाती हूँ, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इसको गुनगुना सके तो अगर आज्ञा हो सर तो मैं आपके जन्मदिन पे वो गाना गुनगुना के आपको अपनी तरफ से बर्थडे विश करना चाहती हूँ। धन्यवाद। इससे बढ़िया तो तोहफा कोई नहीं हो सकता, बिल्कुल सुनाया जाए।
और भजन हमारे सुरेश चौधरी जी इतने ज्यादा लिखते हैं कि मैं इन्हें सुरेश चौधरी जी के बजाय भजन चौधरी भजन लाल कहने लगा हूँ, क्योंकि भजन और चौधरी भजन जरूर सुनवाए। भाई सूफियाना रूह तो है ही वो। बिल्कुल सही बात है, सही है, तो मैं भी मानती हूँ। तो सर कोशिश करती हूँ, कुछ गलती हो लाइव कर रही हूँ तो। मैं इस सूफी भजन के बारे में भी बताना चाहूंगी कि ये कोरोना काल में जो संकट आई है उसके सर में लिखा था ये भजन, तो इसी को मैंने श्लोक देने की कोशिश की है। पिया जी बता दे कहाँ तू छुपा है, तेरे दर सजदे में रोता जहां, जलता है जीवन, ढूंढे तुझे हम कहाँ तू छुपा है, सभी संग छूटे सभी साथी छूटे, घर बार छूटा ये कैसी वबा है, पिया जी बता दे कहाँ तू छुपा है, तेरे दर के सजदे में रोता जहां, ये दौलत शोहरत भरी की भरी है, क्यों जाते हैं सारे जो तू जा जहां, लड़ते थे आपस में क्या तूने पाया, भरा रह गया सब जो भी कमाया, पिया जी बता दे कहाँ तू छुपा है, तेरे दर के सजदे में रोता जहां, बस एक नेक बोली ही तो साथ जाए, कज़ा जब भी आए बहुत ही रुलाए, ये छोटा सा जीवन करी धूप जैसी, जो करते रहे हम छुलावा, पिया जी बता दे कहाँ तू छुपा है, तेरे दर के सजदे में रोता, तेरे दर के सजदे में रोता जहां। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितना अच्छा सुरेश जी ने भजन लिखा है उतना अच्छा ही आपने उसको डूब कर गाया है। जो ये मैं तो दोनों लोगों को बधाई देता हूँ कि जितना अच्छा लिखा गया उतना अच्छा गाया गया, और उसका प्रभाव इतना बढ़ा कि निश्चित रूप से भजन की जो प्रासंगिकता है, भजन की जो संप्रेषणीयता है वो बहुत आगे बढ़ी। लीजिए, इस बीच में कुछ और नाम हमारे बीच आ गए हैं जो सुरेश चौधरी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनमें हमारी शशि शुक्ला जी हैं, वाराणसी से प्रतिभा प्रभा जी हैं, पुष्पा राठौड़ जी हैं, रुड़की से श्री सुरेंद्र कुमार सैनी जी हमारे साथ हैं, वर्मा कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रोशनी किरण हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पंजाब से जम्मू कश्मीर से भूपेंद्र सिंह रैणा जी बहुत अच्छे साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें सत श्री अकाल कहता हूँ। सीमा हरि शर्मा जी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी कवित्री। अवधेश प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, सुलेखा मिश्रा जुड़ी हुई हैं, और गुजरात से राजस्थान पत्रिका के संपादक प्रदीप जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव शर्मा जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक हैं वे हमारे साथ जुड़े हैं। मुरादाबाद से राजीव प्रखर जुड़े हुए हैं, गोवा से स्मिता दार्शितकर जुड़ी हुई हैं,
और मेरठ से बहुत अच्छे गजलकार जनाब किशन स्वरूप जी हमारे साथ हैं, नमस्कार मैं उन्हें भी करता हूँ। ईश्वर मिश्रा जी हमारे साथ चेन्नई से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंगद धारिया साहब जुड़े हुए हैं। इंदु निगम जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल चौधरी जी जुड़े हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन तमाम सारे नामों के साथ साथ श्वेता सिन्हा जी अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं अमेरिका से। इन सबकी शुभकामनाएं। सुरेश जी आप स्वीकारिए। और यूं तो समय हो रहा है लेकिन मैं समझता हूं कि एक प्रश्न जरूर और आपसे मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि आप मैं जब कभी कलकत्ते जाता था तो होती थी भाई सुरेश चौधरी से मिलना, वहाँ बड़े कवि सम्मेलन होते थे, होली पर 7-7 दिन के सीरीज में प्रोग्राम हुआ करते थे। तो आपने बहुत से लोगों को सुना भी, एक से एक अच्छे लोगों को सुना। आज जो कवि सम्मेलन का स्तर है उस पर मैं आपकी एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा, क्योंकि जो आप निष्पक्ष टिप्पणी करेंगे, क्योंकि जो कवि सम्मेलन से जुड़ा है वो एक दूसरी टिप्पणी करेगा, जो कवि सम्मेलन में कभी जाता ही नहीं है उसकी दूसरी टिप्पणी होगी, लेकिन आप दोनों के बीच में एक समन्वय बना के रखते हैं। और आपकी क्या राय है आज का जो कवि सम्मेलन है उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है, उसमें स्तर हीनता है या स्तर के साथ चल रहा है, कुछ इस पर बोलें आप। नमस्कार। जरूर। मंचीय कवि सम्मेलन, मैं कवि सम्मेलन नहीं बोलता, मंचीय कवि सम्मेलन के बारे में मैं टिप्पणी करना चाहूंगा कि आज दुर्भाग्य से 10 मंचीय कवि सम्मेलन में शायद ही एक कवि सम्मेलन होगा जिसका को याद किया जा सके या याद रखा जा सके। नहीं तो 10 में से 9 कवि सम्मेलनों का एक ही फंडा है, एक ही तरीका है। एक सुंदर सी रूपवती गायिका कवियत्री जो श्रृंगार के गीत गाएगी, एक वीर रस का पतला दुबला कवि जो चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तान और चीन को आग लगाएगा, बाकी व्हाट्सएप के चुटकुले सुनाएगा। ये तो हमारे मंचीय कवि सम्मेलनों की, मैं बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूँ। हो सकता है कि मंचीय कवि सम्मेलनों के जो भी करता है सब मुझे अभी बहुत कोस रहे होंगे और गाली भी दे रहे होंगे, पर ये हकीकत है। मगर है अच्छे कवि हैं, और अच्छे कवि हैं वो इन इसमें नहीं आते हैं, वो अपनी कविताएं करती हैं। उस कवियों में आज मैं नीरव जी की बात करता हूँ। नीरव जी की कविताओं के अंदर कभी हमें वो चुटकुले नहीं मिलते, इनके हास्य की भी कविताएं सुनते हैं, गजल भी सुनते हैं, और भी है। इस मंच पे किसी अन्य आदमी का अच्छे का या खरे बोले का दोनों का नाम लेना उचित नहीं होगा। तो अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, और स्तरीय कवि हैं जिनकी कविता सुनना सौभाग्य होता है। वो कवि सुनने को कम मिलते हैं। 10 में से 1 बताया, 10 में से रेशियो यही है, 10 में से 1। यही आपने बहुत निष्पक्ष तटस्थ टिप्पणी की है। आज कवि सम्मेलन में जो बाजारवाद हावी हो गया है और एक फार्मूला है, जैसे फार्मूला फिल्में चलती हैं उस प्रकार कवि सम्मेलन का एक फार्मूला हो गया। 1 अदद कवित्री, 1 अदद वीर रस का कवि और 4-5 व्हाट्सएप चुटकुलेबाज कवि, यानी एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। पूरे आपने जो केमिस्ट्री बताई मैं इससे सहमत हूँ, और मैं तो कवि सम्मेलन से जुड़ा हुआ हूँ, उसके बावजूद जो आपने कहा इस बात को महसूस करता हूँ कि बहुत ईमानदार टिप्पणी है आपकी, और एक सोचनीय मुद्दा भी है कि कवि सम्मेलन को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, एक लंबी चौड़ी श्रृंखला थी कि कवि सम्मेलन में कवियों को सुनने, गोपाल सिंह नेपाली को लोग सुनने आते थे, नीरज को सुनने आते थे, और आज जो कवि सम्मेलन के नाम पर हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी आपने बात की। और मैं समझता हूँ कि उमा जी शायद समय भी हमारा हिसाब से जी सर मैं देख रही हूँ समय तो अपनी रफ्तार के साथ समय बढ़ता जा रहा है। समय तो कहीं टिक के रहता नहीं सर, वो बोलते हैं ना कि वक्त रहता नहीं कहीं टिक के, आदत इसकी भी आदमी की तरह है। सुरेश जी आज बर्थडे बॉय हैं। जी 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 हाँ, बर्थडे बॉय हैं सुरेश जी। इनको ज्यादा कष्ट नहीं देना है, इनका फिर एक दूसरा कार्यक्रम भी है। केवल हम यही कह सकते हैं कि हमारे पतल से जुड़े हुए न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के तमाम देशों के जितने प्रबुद्ध जन जुड़े थे,
वे आपकी दीर्घायुष्य की कामना करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ये एक अविश्रांत सृजन यात्रा है सुरेश चौधरी जी। सुरेश चौधरी एक व्यक्ति नहीं है, ये अपने आप में एक संस्था है, एक संस्थान है, और इनके साथ जाने कितने लोग जुड़े हुए हैं। और आज ये मेरे बारे में जितना कह रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये मेरे बारे में नहीं कह रहे, अपने बारे में कह रहे हैं, क्योंकि सब कुछ इनमें भी वही है। एक बड़ा उदार मन और निरंतर सक्रिय रहना, 24 घंटे कुछ न कुछ सोचते रहना, तो बिना थके हुए जो इनकी जीवट है, जो जिजीविषा है, बहुत लोगों को नहीं मालूम हुआ कि तमाम आदि व्याधि शारीरिक चुनौतियों को स्वीकार करने के बाद भी ये कभी हारे नहीं है। ये समस्याओं को हरा देते हैं और समस्या इनसे हार जाती है, ये समस्या से नहीं हारते। तो ऐसे विजयी व्यक्तित्व को, इनके लिए हम यही कहेंगे, जय हो, विजय हो। आप जहाँ रहें ऐसे ही अपनी रोशनी लुटाते रहें, क्योंकि दिए का अपना कोई मुकाम नहीं होता, ये जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। तो आप हम लोगों को ऐसी रोशनी देते रहें, इन शुभकामनाओं के साथ। साथ ही मैं उमा जी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी रुचि ली और पूरे श्रम के साथ इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया कि हजारों लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और जो हमारा एक सोच थी, विचार थी कि एक व्यक्तित्व के अनुरूप एक जन्मदिन मने, केवल बर्थडे केक कट गया और हमने हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहा, इसके माध्यम से कुछ सार्थक चर्चाएं हुई, साहित्य की, धर्म की, संस्कृति की, कवि सम्मेलन की। बहुत और भी प्रश्न रह गए क्योंकि समय जा रहा है, फिर कभी करेंगे। तो देखिए हमारे साथ लोग हैं, तो मैं आपका भी आभार मानता हूँ, क्योंकि मैं संस्था का एक छोटा सा सदस्य हूँ। तो सुरेश चौधरी जी ने आकर हमको अनुग्रहित किया, हमारे मंच को पवित्र किया, गरिमा उसकी बढ़ाई। और उमा जी, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आपने बहुत जाते उमा जी, अगर बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से इस कार्यक्रम को सजाया हमारा। उमा जी जाते जाते 1 मिनट मुझे, जी सर, जी सर, जाते जाते पंडित प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी का, उमा जी का धन्यवाद तो देता ही हूँ, और एक सूचना देना चाहता हूँ कि आज प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी के जीवन का बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। शायद इतना बड़ा दिन कि दूसरा व्यक्ति होता तो इस कार्यक्रम में मुझ जैसे किंचन के लिए इतना समय नहीं निकाल पाता। आज उनकी विवाह की 45वीं वर्षगांठ है, भाभी जी साथ में है। उन्होंने वर्षगांठ के दिन मेरे लिए इतना समय निकाला, इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य होता होगा। मैं बहुत अभिभूत हूँ निश्चित रूप से साहब, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। आज 45 साल हो गए हमारी शादी के, और ये आश्चर्य देखिए कि मेरे मोबाइल तक की आवाज बंद हो गई। मैं जो बोल रहा हूँ वो मधु मिश्रा के मोबाइल से ही बोल रहा हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी जो है, जिसको लोग अर्धांगिनी कहते हैं, वो पूर्णांगिनी है। उनके बिना मेरा काम होता ही नहीं है। मेरा मोबाइल की आवाज बंद हो गई, तो मैं उन्हीं की आवाज, उन्हीं के मोबाइल से अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूँ। भाभी जी का मेरे साथ है। उनको 1 मिनट के लिए साथ बुला लीजिए, तो मैं मेरी आवाज बंद नहीं होने देती, आवाज बंद नहीं होने देती। 1 मिनट के लिए भाभी जी को बुला लीजिए, 1 मिनट के लिए भाभी जी को बुला लीजिए, गुरु माँ को भी बुला लीजिए। 1 मिनट के लिए बुला लीजिए, हाथ में बुला लीजिए। आप दोनों को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, शादी की वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी वात्सल्य मूर्ति भाभी जी, नमस्कार जी, मधु मिश्रा जी को बहुत नमस्कार गुरु माँ, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको भैया जी। आज सबसे पहले सुबह सुबह उठते के साथ, धन्यवाद धन्यवाद, सबसे पहले उठते के साथ मैंने जैसे ही मोबाइल खोला, व्हाट्सएप खोला, तो भाभी जी का सुमधुर गाया हुआ एक बधाई गीत मुझे सुनने को मिला। नमस्कार नमस्कार पहली आवाज मुझे मेरे कान में भाभी जी के बधाई गीत की मिली। तो आज मैंने कहा भाभी जी को कि आज तो मेरा जन्मदिन सफल हो गया। ऐसा वात्सल्य रूप है भाभी जी का। जी, आप दोनों को भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु माँ, गुरु जी, आप दोनों को, क्योंकि आपकी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट दिन था, फिर भी आपने आज पूरा प्रोग्राम। धन्यवाद शादी की मुबारकबाद देने के लिए। बहुत आज कितना अच्छा हुआ। हाँ, आपने थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई, लेकिन डाली। सोच सही हो ना तो वाला भी रास्ता दिखा देता है। मैं एक बात लीजिए, फिर कट गई। जी जी,
कनेक्शन खत्म हो गया। तो फिर चलिए अब हम इसी के साथ आज के कार्यक्रम के अंजाम तक पहुंचते हैं। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल गया। वो कहते हैं ना कि वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी की जैसी है। लेकिन आप लोग जैसे प्रबुद्ध लोगों के साथ समय बिताना हमेशा अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, खास लोगों के लिए वक्त होना जरूरी है। तो आप जैसे खास लोगों के लिए वक्त हमेशा रहता है। और सुरेश चौधरी सर, आपको मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप जुड़ पाए। जी सर, आप फिर जुड़ गए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे नायाब बेनजीर लोगों से मिलना, आप लोगों के सानिध्य में बैठना, आप लोगों से सीखना हमेशा सौभाग्य की बात होती है। तो आपको सर जन्मदिन की अनेकों बधाई देती हूँ और आज के कार्यक्रम की समाप्ति करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ सारे लोग अपना ख्याल रखें और वक्त से वक्त चुरा कर थोड़ा वक्त खुशी के साथ हम जो है दीर्घायु की कामना करते हैं सुरेश चौधरी जी की, और पटल पर उपस्थित सारे लोगों का भी आभार व्यक्त करते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबको अलविदा, शब्बा खैर, दसवीं दानिया।